हार हो जाती है जब मान लिया जाता है और जीत होती है जब ठान लिया जाता है। हम ठान के आए हैं, मर जाएंगे मिट जाएंगे, हटेंगे नहीं यहाँ से। कभी ऐसे ऑयल का मुद्दा उठा रहे हैं। आप ये बताइए, जब हमारी जमीनें नहीं रहेंगी तो पानी में डूब के मरना है क्या? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से बहुत बार कहा गया कि ये आंदोलन सिर्फ पंजाब का, हरियाणा का किसान इसमें हिस्सा नहीं है। अब जब जब उनकी स्टेज तोड़ जाती है तो वो कौन सा किसान तोड़ता है? 8,000 करोड़ में प्लेन में जो आदमी चलता है, प्राइम मिनिस्टर हो, खुद को फकीर बोलता है, 10 लाख का कुर्ता पहनता है, 1 लाख का चश्मा लगता है, 1.5 लाख का पेन रखता है, क्या वो फकीर है? फकीर तो हम हैं, रोटी की हमें जरूरत है। कमेटी बिठाई, उसमें 4 आदमी कौन है? जग जाहिर है कौन है वो, सब उन्हीं के आदमी है। भूपेंद्र सिंह मान ने उसे वापस ले लिया अपना नाम, अच्छी बात है, किसानों की आवाज़ सुनी है। किसानी अंदोलन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਜ ਆ ਬੜੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਨੇ ਰਾਜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 26 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, स्वागत है आपका ऑन एयर। मेरा नाम जयदीप है, हरियाणा सोनीपत से हूँ, किसान का बेटा हूँ और मैं स्टडी करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ। क्यों लगा के इस आंदोलन में जाना चाहिए आपको? क्योंकि मेरे बाप ने ज़मीन को सींच के मेहनत करके पाला है मुझे, खेती किसानी की बात है, इसलिए मैं आया हूँ यहाँ पे और मैं डेली आता हूँ यहाँ पे। डेली आते हो यहाँ पे? डेली। तो क्या लगता है आपको सरकार मानेगी? किसी ने कहा है कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है और जीत होती है जब ठान लिया जाता है। हम ठान के आए हैं, मर जाएंगे मिट जाएंगे, हटेंगे नहीं यहाँ से। जब तक जमीनों से कब्जा होने जा रहा है ना जमीनों का, क्या उद्योगपतियों का, क्या अथॉरिटी है उनकी हमारी जमीन में कब्जा होने, तो हटने की वाली बात नहीं है। जब तक कानून वापस नहीं होंगे और लिखित में लीगल कानून नहीं होगा MSP पे, जब तक हटने वाले नहीं है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। क्या पिछले दिनों में जो सरकार, खट्टर सरकार ने एक जगह रैली करनी थी तो वहाँ टेंट उखाड़ दिए गए, तोड़ दिए गए, क्या आने वाले समय में भी ऐसा ही हरियाणा में चलता रहेगा बीजेपी के लीडरों के साथ? हमने जी डिसीजन लिया है, फैसला किया, जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, कट्टर सरकार बहिष्कार कहीं भी रैली करेंगे या जाएंगे, हम उनका बहिष्कार करेंगे, उनके खिलाफ खड़े होंगे, खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। और ये तो तोड़ने वाली तो इनकी आदत है ना, क्योंकि वो भी जहाँ पे किसान रैलियाँ कर रहे हैं वो पैरेलल रैलियाँ चला रहे हैं हमारे अगेंस्ट। वो चाहते हैं कि कुछ लोगों को डिफेक्ट करके एक अलग नैरेटिव खड़ा किया जाए कि किसानों को फायदा हो रहा है इन कानून से। ऐसा कुछ नहीं है। कभी ऐसे ऑयल का मुद्दा उठा रहे हैं। आप ये बताइए, जब हमारी ज़मीनें नहीं रहेंगी तो पानी में डूब के मरना है क्या? आप बताओ, पानी किस लिए चाहिए? खेती के लिए। तो खेती ही नहीं रहेगी तो पानी का क्या करना है? कभी खालिस्तानी आतंकवादी बोल रहे हैं, अगर हम आतंकवादी हैं तो क्या आप हमारे बीच में ऐसे घूम सकते हैं, इंटरव्यू कर सकते हैं? क्योंकि आतंक फैलाते हो तो आतंकवादी होते हैं, डर भय का माहौल होता है। दूसरी बात, अगर हम आतंकवादी, होम मिनिस्ट्री क्या कर रही है? आर्मी उसके पास रहा है ना, ये है, IB है, दिल्ली पुलिस है, सारी एजेंसियां कार्रवाई करें ना, निकाले कौन आतंकवादी। तीसरी बात, अगर हम आतंकवादी हैं तो मैं आपको बता दूं, 60 के डिकेड से पहले इंडिया फूड सिक्योरिटी में इंडिपेंडेंट नहीं था, आत्मनिर्भर नहीं था, हम USA से इम्पोर्ट करते थे। उसके बाद क्या होगा, 1962 में अनफॉर्चुनेटली हम चाइना से वार हार गए। 64 में फैमान आया, लाखों लोग मरे भूख से। 65 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया, जय जवान जय किसान, वो ग्रीन रेवोल्यूशन आया। हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न UP के लोगों ने अपनी ज़मीन को मेहनत से सींचा और आज उसका नतीजा है कि जो हमारे बफर स्टॉक के नॉर्म होते हैं ना 40 मिलियन टन के, आज वो दोगुने हो चुके हैं। क्या इन आतंकवादियों की वजह से? हमने देश पाला है, देश भूखा मरता था। तो बोलने से पहले उनको सोचना चाहिए थोड़ा सा। मिर्जा गालिब ने कहा था कि चमन में इख्तलाफ के रंगों बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? पीपल्स गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। दिस वाज सेड बाय अब्राहम लिंकन। अपने घर पे नहीं बनाया। तो अगर अब लोगों की सरकार है, लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र है, तो लोगों की सुनो। अगर हमारे से रिलेटेड कानून बना रहे हो तो हमारी सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए? तो ये गलत है, ये दमन है, ये अत्याचार है। हम इसके खिलाफ खड़े हैं और डटे रहेंगे जब तक ये वापस नहीं होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से बहुत बार कहा गया कि ये आंदोलन सिर्फ पंजाब का, हरियाणा का किसान इसमें हिस्सा नहीं है। अब जब जब उनकी स्टेज तोड़ जाती है तो वो कौन सा किसान तोड़ता है? नहीं, वो बताया मैंने आपके, डिवाइड एंड रूल की पुरानी आदत रही है, बांटो और राज करो। अंग्रेजों ने भी यही किया था ना,
वो ये कर रहे हैं, एक तो डिवाइडर हूँ, दूसरा डाइवर्टर हूँ। जैसे मन की बात करते हैं, खेती किसानी की बात क्यों नहीं करती? रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़कें, इनकी बात क्यों नहीं करते? जो ज़िंदगी को जीने के लिए मूलभूत आवश्यकता होती है, उनकी बात क्यों नहीं करते? तो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है उनकी बात करनी चाहिए। तो डिवाइड एंड रूल के बारे में कहना चाहूँगा थोड़ा सा, कि किसी आदमी ने कहा है, सियाने आदमी ने, कि बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा? नदियों के कुछ नाम लिखे, बहती धारों का क्या होगा? शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मतलब क्या होगा? उन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे? एक ही हवा में सांसें सबकी, क्या हवा भी नहीं बनाओगे? नस्लों का जो करे बंटवारा, रहबर काम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है? आप बताओ। मंदिर मस्जिद बनवा रही है, मंदिर मस्जिद करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, मूर्तियां बनवाते हैं 3-3 हज़ार करोड़, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है। आप ये बताओ मुझे, ये किस बेस पे है? क्या कोई रैशनलिटी है? लॉजिक बातें ही हैं? 8,000 करोड़ में प्लेन में जो आदमी चलता है, प्राइम मिनिस्टर हो, खुद को फकीर बोलता है, 10 लाख का कुर्ता पहनता है, 1 लाख का चश्मा लगता है, 1.5 लाख का पेन रखता है, क्या वो फकीर है? फकीर तो हम हैं, रोटी की हमें जरूरत है। और मैं थोड़ा कानून के बारे में बता दूं आपको। जैसे 3 कानून लेके आए हैं। पहला कानून बोलता है कि मार्केट को खोल दिया जाएगा, एपीएमसी के बाहर आप अपनी फसल को बेच सकोगे, प्राइस डिस्कवरी होगी। उसका मैं आपको बता दूं, इंडिया में 85% किसान समाल और मार्जिनल है, और उसका मतलब क्या है कि 5 एकड़ से कम जमीन है। 70% किसान ऐसे जिसके 2 एकड़ से कम जमीन है। आप ये बताओ, जो जिसके पास 2 एकड़ से कम जमीन है, वो अपनी ट्रॉली भर के हरियाणा पंजाब से तमिलनाडु आंध्रा बेचने जाएगा या लंदन अमेरिका बेचना जाएगा? कितना कॉस्ट होगा ट्रांसपोर्ट का? कौन सा लॉजिक है? ये बकवास कर रहे हैं, बरगला रहे हैं, मेन मुद्दों से डाइवर्ट कर रहे हैं, काम की बात नहीं हो रही। अब जब लगातार सरकार की किसानों से मीटिंगें होती हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया है कि ये एक बार ये कानून रोक दिए। किसानों की तरफ से कमेटी जो बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट ने, किसानों ने बोल दिया कि हम इसके आगे पेश नहीं होंगे। क्या लगता है कि किसानों की जो जथेबंदियाँ, जो किसान यूनियन फैसला ले रही हैं, वो सही हैं? बिल्कुल सही फैसला है जी। और थोड़ा कमेटी के बारे में बताएं। कमेटी किस लिए बनती है? जब बीच का रास्ता हो, है ना, बीच का रास्ते के लिए होती है। हमने तो क्लियर कर दिया कि हमें बीच का रास्ता अपनाना नहीं है, हमें तो बिल्कुल क्लियर चाहिए, इनको वापस लो, खारिज करो, रद्द करो, रिपील करो। और दूसरी बात कमेटी की, जुडिशरी का मतलब क्या होता है? जज करती है ना कानून को, कानून तो नहीं बनाती। कानून कौन बनाता? पार्लियामेंट, एमएलए एमपी बनाते हैं। तो ये सरकार का काम है कमेटियाँ बनाना, कानून बनाना। सुप्रीम कोर्ट को संवैधानिकता देखनी थी कानूनों की, न कि उसको कमेटी बनानी थी। ये बोलती गलत है, शर्मनाक है। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं आपको, क्योंकि पिछले दिनों से सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, इंडिपेंडेंसी है उसकी भी दाव पे है थोड़ा सा। क्योंकि आपको पता है कि जो उसके खिलाफ बोलता है वो जस्टिस लोया बन जाता है, जो पक्ष में बोलता है वो राज्यसभा में बैठता है, रंजन गोगोई बन जाता है। 2018 में जनवरी के आसपास 4 सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट के पब्लिक में आके बोलते हैं कि देश में कुछ सही नहीं चल रहा, डेमोक्रेसी खतरे में है, देश खतरे में है। लेकिन जैसे ही उन 4 जजों में रंजन गोगोई भी शामिल थे, बाद में चीफ जस्टिस बने, जब देश खतरे में नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। और दूसरी बात कमेटी की है, जो कमेटी बनाई ना, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पे 1 महीना पहले ऐसे स्टे लगा था, होल्ड किया था। 1 महीने बाद उसको क्लियर कर दिया, अब पास कर दिया। उसकी आपने देखा, उद्घाटन करने गए थे प्रधानमंत्री। तो ये ऐसा इस पे होगा। और जो कमेटी बिठाई उसमें 4 आदमी कौन है? जग जाहिर है कौन है वो, सब उन्हीं के आदमी है। भूपेंद्र सिंह मान ने उसे वापस ले लिया अपना नाम, अच्छी बात है। किसानों की आवाज़ सुनी है, किसानों के सेंटीमेंट के अनुसार चले हैं, और हम आशा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आगे से ऐसा काम ना करे। अंत में क्या कहना चाहोगे? 26 तारीख को प्रोग्राम दिया गया है, 26 जनवरी को दिल्ली पर कूच करने का, क्या उसमें हरियाणा बड़ी मात्रा में हिस्सा लेगा? और क्या नौजवानों की, हरियाणा के नौजवानों की क्या राय है उसके बारे में? देखो जी, जो शुरू में आंदोलन है, मैं भी स्वीकार करता हूँ, हरियाणा में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। उसका सरकार होती है जो हर हथकंडा अपनाती है आंदोलन को दबाने के लिए। तो लेकिन आज मैं कह सकता हूँ, आज अगर हरियाणा किसान 20 नहीं है तो 19 जरूर है। साथ के साथ कंधा मिला के चल रहा हूँ। 26 जनवरी तक मैं सोचता हूँ सारा हरियाणा जुड़ जाएगा और हम वहाँ पर परेड करेंगे। मैं थोड़ा सा और बताऊँ तो एक बार, 43% जो हमारे पार्लियामेंट में बैठे हैं ना, वो क्रिमिनल है, सीरियस चार्जेस। ये है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के अनुसार एक रिपोर्ट आती है। कुलदीप सेंगार, चिमनानंद जैसे आदमी बैठे हैं वहाँ पे। तो आप बताओ, जो रेपिस्ट पार्लियामेंट में बैठे हैं, तो ये सही कानून बनेंगे? अपराधी हमारा कानून बना रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत है, शर्मनाक है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात,
1991 में इकोनॉमी का खोला था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू, एलपीजी के थ्रू। उस टाइम पे क्या बोला था कि विकास होगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, बाहर की कंपनियाँ आएंगी, रोजगार मिलेगा, इकोनॉमी का ग्रोथ होगी। लेकिन आज क्या हो रहा है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है कि देश के 1% के पास देश का 60% धन है, देश के 10% के पास देश का 90% धन है। तो ये इनइक्वालिटी, असमानता किसके कारण है? क्या हम कारखाने लगाएंगे? ये कौन सी रैशनलिटी है? ये लॉजिक की बात नहीं हो रही है। ऐसे जैसे देश को ऐसे बेच 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी किसके लिए बनेगी? 2 टर्म होती है, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक सोशल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलता है कि अगर 100 रुपये कमा रहा है को बंदा, वो 150 कमाने लगेगा, लेकिन 0 कमा रहा है 0 पर रहेगा। सोशल डेवलपमेंट क्या बोलता है कि जो 100 कमा रहा है वो तो 150 कमाएगा, लेकिन जो 0 कमा रहा है ना वो भी 50 कमाने लगेगा। ये सोशल डेवलपमेंट बोला जाता है, इसको समाजवाद बोलते हैं। भगत सिंह यही समाजवाद के बारे में बात की थी, नेताजी सुभाष चंद्र इसी समाजवाद के बारे में बात की थी, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, यही तो समाजवाद है। कार्ल मार्क्स ने क्या बोला था? अगर देश को उठाना, गरीब को, जनता को उठाना पड़ेगा ना, समानता होनी चाहिए। तो आज समानता खतरे में है। वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट है ना, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हमारे डीपीएसपी जो हमारे संविधान के अंदर है, वो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट की बात करते हैं। वो जो खतरे में है, देश खतरे में है, समाजवाद खतरे में है, वो किसान, जवान सब खतरे में है। अंत में मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा। भगत सिंह ने कहा था कि जब उनको फांसी होने वाली थी कि आप क्या कहना चाहोगे पब्लिक को, उनके वकील ने पूछा, तो कि उन्होंने बोला था कि यही कहना चाहूँगा कि साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। लेकिन मैं आज ये कह रहा हूँ कि ये पूंजीवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। एक बात और जोड़ दूँ, भगत सिंह ने और कहा था कि लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे खून का एक कतरा इनकलाब लाएगा। इनकलाब जिंदाबाद। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਸੂਝਵਾਨੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੱਧੂ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਚੈਨਲ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ।